मायानगरी मुंबई में शाम में सितारों का जमावड़ा लगेगा। यूं कहें कि तारे जमीन पर होंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, हम नाम लेते जाएंगे और समय गुजरता जाएगा। इसीलिए चलिए शुरू कर देते हैं मुंबई और बेंगलुरु का प्रीव्यू जो होना है वानखेड़े पर। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं दीपदास गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है DDG आपका। शुक्रिया सैयद। DDG, ये मुकाबला मतलब सही मायनों में सितारे जमीन पर होंगे, मैदान में होंगे, वानखेड़े पर होंगे। एक तरफ बेंगलुरु, एक तरफ मुंबई। लेकिन आंकड़े जो हम देखते हैं DDG, तो यहां पर दिखाता यह है कि भाई वानखेड़े पर मुंबई और बेंगलुरु जब आमने सामने आए तो 7 बार मुंबई जीती है, 3 ही बार बेंगलोर जीती है। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। बेंगलुरु 7 में से 5 मुकाबला वानखेड़े पर जीती हुई है, लेकिन दूसरों के खिलाफ। बिल्कुल। अब देखिए, वानखेड़े एक तो गढ़ है MI का, तो वो आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि पिछले 2-3 साल में किस्सा कुछ और रहा है। RCB का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन वानखेड़े में MI को हराना एक अलग बात है, चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऊपर से अगर दोनों टीमों का अगर आप मोमेंटम देखें, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने पिछला मैच जीता और RCB का जो पिछले 1-2 मैच से परफॉर्मेंस रहा है, तो वो भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा मैटर कर जाता है। तो काफ़ी चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे। देखिए, RCB को दोनों के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। मुंबई ने जीता अच्छा है, लेकिन उसके पहले जो हुआ है उसकी भी भरपाई करनी ज़रूरी है। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम। और जब आपने कहा है दोनों टीम की शुरुआत करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे कौन है, थोड़ा नहीं, एक तरीके से देखें तो एक टीम 4 में से 1 जीती है, एक टीम 5 में से 1 जीती है। दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। पर DDG, अगर बेंगलुरु की तरफ हम देखें तो समस्या थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में है, ऑरेंज कैप उनके पास है, 316 रन, स्ट्राइक रेट की बात होती है वो भी 146। पर साथ कौन दे रहा है? फाफ डु प्लेसी रंग में नजर नहीं आ रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल, उनका प्रदर्शन मतलब बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ी एक समस्या दिख रही है। कैमरन ग्रीन, एक और बड़े स्टार, उन्होंने कुछ खास नहीं किया है, अकेले पड़ रहे हैं कोहली। इसमें कोई दो राय नहीं। और पिछला जो उनका मैच था RR वाला जयपुर में, एक बहुत बड़ा उदाहरण की प्रॉब्लम क्या है। अगर आप देखें, वहां पे उन्होंने 100 बनाया, 113, 156 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है। दूसरी तरफ जो बाकी लोगों ने रन बनाए वो 122 के स्ट्राइक रेट से। जो फर्क रह गया पिछले मैच में, एक कैमियो इनिंग्स, वो 10 बॉल 18 रन वाला इनिंग्स, फिर वो 100 मेरे ख्याल से 82-83 जो भी बनाए थे वो हो जाता 200, फिर 200 के आसपास, फिर वो मैच अलग हो जाता। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे कि चलिए विराट कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग कहते हैं अरे विराट कर रहा है लेकिन स्ट्राइक रेट कैसी है। लेकिन 156 आप बना रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ और नहीं है। और मतलब कभी कभार ना थोड़ा सा ज्यादा हम घुस जाते हैं, स्ट्राइक रेट क्यों कम है, स्ट्राइक यार 156 से और क्या लोगे। एक बंदा एक छोर पे खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कोई तो साथ दे दो। आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई दूसरा बंदा साथ दे रहा है, कोई दूसरा बंदा खेल रहा है और ये नहीं खेल रहे। अरे इनके पास वही करेंगे ना जो सिचुएशन की मांग है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से पिछले मैच जो था वो बहुत अच्छा उदाहरण था कि थोड़ी सी साथ चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, उस बैटिंग ऑर्डर पे आप नजर डालेंगे ना, तो मुझे लगता है कि अभी भी उनको बैटिंग ऑर्डर का पता नहीं है कि कौन कहाँ फिट होता है। कैमरन ग्रीन कभी 3 पे आते हैं, कभी 5 पे आते हैं। पिछले मैच में तो समझ में नहीं आया, आपने युवा बल्लेबाज को खिलाया, शिवम को, आपने सबसे पहले उनको खिला दिया। फिर आप आखिरी 2 ओवर में जब भेजना था किसी को, आपने कैमरन ग्रीन को भेज दिया। जबकि दिनेश कार्तिक का काम रहा है ना पिछले 2-3 साल से कि भैया आखिरी के 2-4 ओवर में दिनेश कार्तिक जाते हैं। आपने यंगस्टर को आखिरी 5-6 ओवर के लिए भेज दिया। तो काफी सारे ऐसे निर्णय हैं जो थोड़े मेरे समझ के परे है। और इसमें एक चीज जो बड़ा सवाल खड़ा होता है, मैं आपसे वो सवाल पूछूं उससे पहले एक आंकड़ा देखिए। ग्लेन मैक्सवेल, एक तो इस सीजन उनके रन्स क्या हैं, वो 5 इनिंग्स में क्या उन्होंने किया है, और जब सामने जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं DDG तो उनका आंकड़ा और भी अजीब है। 7 बार 15 पारियों में आउट कर चुके हैं। स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं रही है, एवरेज 11 के आसपास की रही है। एक खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है, बड़ा तगड़ा खिलाड़ी, इंग्लैंड का विल जैक्स। तो क्या आप ग्लेन मैक्सवेल की जगह विल जैक्स को लाना चाहेंगे? ग्लेन मैक्सवेल, अगर आप IPL के ये मैचेस हटा दें, पिछले 12 महीने हैज बीन हिज बेस्ट इन हिज करियर। पर इस टूर्नामेंट में समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा उनके साथ। और देखिए, आइडियली अगर खेलते हुए अच्छे खेल रहे हैं, रन नहीं बन रहा, क्योंकि होता है कभी कभार इस फॉर्मेट में आप शॉट खेलने जाते हैं, आउट हो जाते हैं, रिस्क ज्यादा लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, एक तो वो जेन्युइनली आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं। एक पारी में मेरे ख्याल से कुछ 22-23 कुछ जो उन्होंने हाईएस्ट बनाया है,
वो भी बहुत ही स्क्रैची लगा है, कैच ड्रॉप हुआ, आउटसाइड एज, इनसाइड एज। तो उस लिहाज से अगर मैं सोचूं तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। और विल जैक्स की जो आप बात कर रहे हैं, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जरूरत पड़े तो बीच में ओवर भी दे सकते हैं, यस, ऑफिस में, है हाँ। ना, जो कि आई वाज सरप्राइज के पिछले मैच में मैक्सवेल से एक भी ओवर नहीं करवाया। हालांकि राइट हैंडर थे, मानता हूं मैं, लेकिन ओवर भी नहीं करवाया। तो विल जैक्स इज अ गुड ऑप्शन। मे बी उनको थोड़ा वक्त चाहिए मैक्सवेल को कि बाहर बैठ के थोड़ा सोचे कि भैया चल क्या रहा है उनके साथ, टू सॉर्ट हिज थिंग्स आउट। तो विल जैक्स यस। और एक मेरा मानना है कि भाई आप कैमरन ग्रीन को 3 पे खिलाओ, लोमरोर को लेके आ जाओ 5-6 पे खेलने के लिए। दैट इज माई थिंग। या आप पटीदार को आप 3 पे खिलाना चाहते हो, बेशक खिलाओ आप, लेकिन लोमरोर की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है उस टीम में। क्योंकि अभी तक जो 3 पारियां खेली हैं, एक में नहीं चला है, लेकिन बाकी 2 पारियों में जो उनका काम था इम्पैक्ट पारी खेलना, बड़े पारियां नहीं है, छोटी पारियां हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल पारियां रही हैं। तो आई वुड रादर हैव। और एक चीज़ पता क्या हो जाता है, महिपाल लोमरोर लेफ्ट हैंडर है। लेफ्ट हैंडेड, राइट। ऊपर आप देख लो 1 से लेकर 6 तक, अब तो अनुज भी नहीं खेल रहे, राइट। आपके पास कोई लेफ्ट हैंडर ही नहीं है। आप जैसे ही लोमरोर को आप डाल देते हो, आप फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे खेल सकते हो लोमरोर के साथ, लेफ्ट हैंडर की जरूरत पड़े डाल दो। तो मेरा मानना है कि वो एक सोच सकते हैं आरसीबी। हाँ, और वो भी तब डीडीजी कि अगर एक आंकड़ा आप देखेंगे मिडिल फेज में, एक तो आपका पावर प्ले में आप अच्छा कर नहीं रहे हैं, उसके बाद जब मिडिल फेज में आते हैं 7 से 15 वाला, तो इस सीजन में 2024 में अभी तक के बेंगलुरु की जो रन रेट रही है वो 7.40 रही है, और इनसे नीचे या इनसे खराब सिर्फ एक ही टीम की है, जीटी की 7.35, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये भी एक फर्क पैदा करेंगे अगर लोमरोर आते हैं, वो थोड़े से तेज बैटिंग करना भी आपने जानते जो हैं। दोनों टीमों का नाम लिया, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, राइट। और मिडिल ऑर्डर आरसीबी का पिछले साल आपको याद होगा, मैक्सवेल वाज वेरी वेरी गुड मिडिल ओवर में। तो वो एक जरूर अब जो कमी है उनके फॉर्म की, जो वो खल रही है अभी। तो मिडिल ऑर्डर में कुछ तो सोचना होगा। तभी मैं कह रहा हूँ गेट समवन लाइक लोमरोर, जो कि थोड़ा और फ्रीली खेल सकते हैं, क्योंकि वो मिडिल वाला पीरियड ना, क्योंकि देखो पहले 6 पे तो सब मारेंगे, घुमा फिरा के 4-5 रन ऊपर नीचे होगा, कोई 50 बनाएगा, कोई 55 बनाएगा, मतलब जनरली वैसे ही रहेगा। आखिरी में भी लगभग वैसा है। तो बीच वाले ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 7 से 15-16 वाला जो है, वहां पे कितने आपका रन रेट क्या है, बाउंड्री हिटिंग कैसा है, वो बीच वाला जो फेज है ना, वहां पे सोचने वाली बात है आरसीबी को, व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली, क्योंकि मैक्सवेल का बल्ला चल नहीं रहा है। तो वो एक एरिया है जहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू कैन पुट इन समवन लाइक लोमरोर और समवन, कि जाके भाई लेफ्ट हैंडर भी हो गया, जाके आप खेलो, आप अपना बिंदास खेलो। और अगर बॉलिंग की तरफ चलें डीडीजी, तो वैसे तो इस टीम में मैं ज्यादा का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब नए दिख रहे हैं। मैं एक खिलाड़ी का नाम लूंगा आपसे, मोहम्मद सिराज, जिनसे उम्मीदें थी, जिनको रखा गया था, और लेकिन शायद वो लय नहीं दिख रही है। 4 मैचों में 5 विकेट, इकोनॉमी भी अगर आप देखें उनकी तो 10 से ऊपर की इकोनॉमी है। ये थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा है, क्योंकि उनका भी हाल ही में फॉर्म अच्छा रहा है, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट कह लो, वनडे, T20 व्हाटएवर कह लो, आप सारे फॉर्मेट्स में अच्छा रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ लग रहा है, आई डोंट नो, मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि वो उनके पास वो 2 बॉल होता है, एक तो वो सीम वाला जो आउट स्विंग होता है, एक होता है जो क्रॉस सीम, जो वॉबल सीम होता है, पढ़ के अंदर आता है। मुझे लग रहा है कि इस बार इस आईपीएल में थोड़ा ज़्यादा वो तवज्जो, वो जो अंदर वाला वॉबल सीम है उस पर ज़्यादा है, तो आउट स्विंग वाला जो है उस पर कम कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार जो उन्होंने पहले 6 ओवर में जो इतना सक्सेस मिला था, वॉज प्रिडोमिनेटली वो आउट स्विंग के आउट स्विंग, राइट। राइट। वो आउट स्विंग नहीं दिख रहा, ज़्यादातर गेंदे वो वॉबल सीम दिख रहा है। तो हो सकता है कि उनका थोड़ा रिस्क पोजीशन थोड़ा सा, मतलब थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, वॉट एवर इट इज़, लेकिन वो आउट स्विंग नहीं दिख रहा, और जिसके लिए वो जो पहनापन जो दिखा था और दिख रहा था पिछले प्री आईपीएल, वो पहनापन थोड़ा कम दिख रहा है। और अब अगर मेजबानों की बात करें तो ऐसा लगता है कि इनके लिए देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। दिल्ली के खिलाफ जो इन्होंने ताबड़तोड़ पारियां, रन्स बनाए, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, तीसरे मोहम्मद नबी, और चौथे जेराल्ड कोएत्जी, ये 4 इनका ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेट है फॉर ओवरसीज। नहीं, वो ओवरसीज इसलिए सेट नहीं है क्योंकि नबी खेले थे, वो डे मैच था एंड स्टफ लाइक दैट। तो नबी तभी आएंगे जब थोड़ी सी ज्यादा स्पिन के लिए मदद होगी। आई थिंक उस लिहाज से आई थिंक स्ट्रैटेजी इज वेरी सेट। तो मेरे ख्याल से नबी शायद इवनिंग मैच है तो नहीं खेलेंगे, बट बाकी जैसे आपने कहा, आई थिंक वो सेट है। और क्योंकि अब रन भी आ गए हैं, मैच भी जीता है, इट्स लुकिंग गुड। बट हैविंग सेड दैट, सोचने वाली बात यह है कि मिडिल ऑर्डर डिड नॉट फायर। वो तो रोमारियो शेफर्ड का वो
आखिरी ओवर जो था, और 32 मेरे रन ख्याल वाला। से कुछ पता नहीं कितने, कुछ 90 रन बने थे आखिरी 4 ओवर में, 84 रन कुछ बने थे आखिरी 4 ओवर में, जिसके चलते दे गॉट आउट ऑफ जेल आप कह सकते हैं। तो हर मैच में आखिरी ओवर में वो 32 रन नहीं आने वाले। रोमारियो शेपर्ड हर मैच में 10 बॉल में 39 नहीं बनाने वाले। तो वो थोड़ा सा उनको ऑब्वियसली, देखिए सूर्य आए, पहला ही मैच था, थोड़े से रस्टी होंगे। हार्दिक भी वो भी थोड़ा उनको समझना होगा कि उनका गेम पिछले 2 साल में अलग था। 2 साल जब वो गुजरात के लिए खेल रहे थे तो 4 नंबर पे आ रहे थे, उनका रोल अलग था। अभी यहाँ पे क्या रोल है वो समझने वाली बात है कि उनका मतलब 4 पे खेलेंगे या खेलेंगे भी तो टेम्पो क्या होगा। डीडी जी, यही यही चीज अगर हार्दिक पांड्या का देखें, हम लोग लगातार बात करते हैं कि भाई पांड्या को ऊपर आना चाहिए, 5 पे आए, 4 पे आए, पर 2019 से जो एक आंकड़ा है वो ये कहता है कि जब पांड्या 6 पर खेलते हैं, अगर आप 3, 4, 5 और 6 की तुलना करें तो 3, 4, 5 में 130 से 35, 40 के बीच या, में है। या। लेकिन 6 पर जब आते हैं तो वो स्ट्राइक रेट उनकी 190 पहुंच जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि आइडियली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं भी वही चाहूंगा कि लुकिंग फ्रॉम अ वेरी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, Right. क्योंकि आप इंडिया के लिए हार्दिक को कहाँ देखते हैं फिनिशर के रूप में, मतलब वही 5, 6, 7 उस इलाके में। आइडियली मैं भी चाहूंगा कि वो वहीं पे खेले ताकि अभी वर्ल्ड कप के पहले ही नोज एकदम सेट हो जाए उस पोजीशन में। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि आप वो बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो आप टिम डेविड को ऊपर नहीं भेज सकते, राइट, आप रोमारियो शेपर्ड को ऊपर नहीं भेज सकते। जो आप कर सकते हैं वो है तिलक वर्मा को आप 4 पे खिला सकते हैं, ही कैन बैट एट 5, एंड देन 5 और 6 में लगभग वही टेम्पो होगा या सोच होगी, अनलेस जल्दी विकेट गिरे, जो आप बात कर रहे हैं कि 6 नंबर पे 190 की स्ट्राइक रेट। आई वुड लाइक टू सी दैट साइड ऑफ हार्दिक फ्रॉम अ वेरी इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन पर्सपेक्टिव, हाँ, राइट। अब मुंबई इंडियन की मांग थोड़ी सी अलग हो सकती है फ्रेंचाइज, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन वगैरह, बट आइडियली मैं भी वही चाहूंगा। आइडियली मैं देखना चाहूंगा कि तिलक वर्मा 4 पे खेले, 5 पे हार्दिक खेले, एंड फिर वो संभाले पारी को। डन। चलिए भाई, तो लास्ट में अब ये माया नगरी में जो सितारों की लड़ाई है, इसमें कौन सा सितारा ज्यादा जगमगाता हुआ आपको नजर आ रहा है, बेंगलुरु का, मुंबई का? ओ डिफिकल्ट, मैं थोड़ा सा होम एडवांटेज ज्यादा दूंगा यहाँ पे तवज्जो को, तो मुंबई, या क्योंकि वो मतलब गढ़ है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है वानखेड़े में आके एमआई को हराना। चलिए, शुक्रिया डीडी जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई दीप दास गुप्ता ने तो मुंबई का पलड़ा भारी बताया। आप क्या चाहते हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी नजर में कौन जीत रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइए और फॉलो करते रहिए, देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो हिंदी।